हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये चैप्टर मैं आपको कई सारे पार्ट्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके हर एक टॉपिक का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब आज के सेशन में बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 30 टोटल क्वेश्चन आज हम करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, आंसर आप देंगे, तो भाई कुछ रूल्स तो होंगे। तो सुन लो भाई, आज के कायदे कानून क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 ABCD, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर होगा। वो सही आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, दूसरा नियम ये है कि जल्दी से एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, खाली पेपर ले लो, 3 कॉलम बना लो, सीरियल नंबर 1 to 30। दूसरा कॉलम आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या आंसर लगाते हैं सही, वो लिखना है। तीसरा कॉलम हमारा आंसर, जो हम आपको यहाँ से बताएंगे। ऑलराइट, फिर जैसे ही सेशन खत्म होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी काउंट करना है, मैच करना है, कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं। तो 30 में से जितने भी सही हैं कमेंट करके आपको बता देना है। ऑलराइट, चलिए तो शुरू किया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन समय में स्त्रियां खालिस्तान तक ही सीमित थीं। यहाँ पर हम इस चैप्टर में जाति, धर्म और लैंगिक मसलों की बात करें। लैंगिक के आधार पर किस तरीके से महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से हमें जेंडर अनइक्वालिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो प्राचीन समय की बात हो रही है। पुराने समय में महिलाएं या स्त्रियां कहाँ तक सीमित थी? घर की 4 दीवारी तक, दफ्तर तक, क्या जाती थी दफ्तर, या खेत तक, या इनमें से कोई नहीं? बता दो जल्दी से, फटाफट फटाफट। पहला सवाल जेंडर इनइक्वालिटी को लेके देखा जाए आंसर, सभी का आंसर आ गया। चलिए, तो इसका सही आंसर है प्राचीन समय में स्त्रियां घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, क्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है? भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है, भारत किसी एक धर्म विशेष को मानता है या फिर किसी भी धर्म को नहीं मानता? भारत यानी कि भारत देश के संविधान की बात हो रही है। भारत में तो धर्म के मामले में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। हर एक धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में निवास करते हैं। तो भारत में राज्य के आधिकारिक धर्म की बात कही गई है कि क्या हमारे देश के संविधान का कोई ऑफिशियल रिलीजन है या नहीं है, इतनी सी बात है। देखा जाए तो भाई इसका सही आंसर है कोई नहीं। ठीक है, ना तो हिंदू, ना इस्लाम, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, ना सिख, किसी भी धर्म को जो है हमारे देश का संविधान नहीं मानता है, क्योंकि सभी धर्मों को बराबरी से देखता है, एक नजर से देखता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। राज्य की दृष्टि में कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है? ऐसा कौन सा देश है
जहां के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखाई देता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। क्या लगता है किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखाई देता है? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जल्दी, काफी सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है अपने पास, सबके आंसर आना चाहिए कमेंट में और पेपर पर भी लिखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबरी से होता रहना चाहिए। चलिए देखते हैं तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत। भारत में जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम दिखाई देता है। जैसे कि हम भारत की विधायिका की बात करें, अब बता दो जल्दी से, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक। तो जैसे अगर हम बात करें कहाँ की, लोकसभा की, लोकसभा में 10% से भी कम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, देखने को मिलता है। राज्य विधानसभा की हम बात करें, राज्य विधानसभा में तो यह प्रतिशत 5% से भी कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं हम बात करें हमारे देश के पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं की, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम की बात करें, तो वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। तो क्या भारत की जो विधायिका है, चाहे हम भारत देश की संसद की बात करें या राज्य की विधानसभाओं की बात करें, तो क्या वहां पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के साथ नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के रेशियो को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो, या लड़का लड़की अनुपात के नाम से जाना जाता है, या लैंगिक विभाजन के नाम से जाना जाता है, या फिर लैंगिक श्रम के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या? देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो। तो क्या भारत में जेंडर रेशियो जो है इक्वल दिखाई देता है, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या बराबर दिखाई देती है? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो कितनी, यानी कि जेंडर रेशियो भारत में कितना है, कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? ऑलराइट, ये बात कमेंट करके आपको बतानी है, अगर नहीं है पता तो पता करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक खालिस्तान देश है, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, अर्ध धर्म निरपेक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दो जल्दी से, भारत एक खालिस्तान देश है, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, अर्ध धर्म निरपेक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दो भाई, धर्म संबंधी मामला पूछा है, भारत में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा, भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिखाई देती है? क्या लगता है? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। देखा जाए तो इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब धर्मनिरपेक्ष देश का क्या मतलब है कि भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत देश का संविधान, भारत देश की सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म विशेष को प्रायोरिटी नहीं देता है, सारे रिलीजन को इक्वालिटी के साथ देखता है। ठीक है, हमारे देश की संविधान में ना कोई धर्म ऊंचा है ना कोई धर्म नीचा है, सभी धर्म बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है। और भारत देश में इसी के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है।
अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या बातें आती हैं, क्या कहता है ये राइट? कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म का प्रचार कर सकता है, सभा आयोजित कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है, किसी दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि धार्मिक आधार पर आप स्वतंत्र हो, आपको धर्म के आधार पर यानी कि जो भी करना है, जो काम करना है, जिस धर्म को मानना है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, तो अगर हमें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को हल करना है, यानी कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये बात पूछी गई है हमसे। ऑप्शन ए, अपनी इच्छा से बढ़ा दोगे? नहीं भाई, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कानूनी बंदिश से बढ़ा सकते हो क्या? ऑप्शन सी, प्रोत्साहन से, महिलाओं को प्रोत्साहन दो, क्या उससे बढ़ सकता है? या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या लगता है आपको? बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। अभी मैंने बताया था क्या उपाय किया जा सकता है, और वो उपाय कैसे था, किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? ऑप्शन बी, कानूनी बंदिश से। जिस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब में क्या किया गया है? इन सब में 1/3 स्थान, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करके रखे गए हैं, यानी कि 33.33%। और कुछ राज्यों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के तहत स्थानीय स्वशासी सरकार में 50% आरक्षण की व्यवस्था भी करी गई है, जिसमें बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। और अगर इसी तरीके की व्यवस्था देश की संसद में, राज्य की विधानसभाओं में करी जाए, यानी कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करी जाएं, तो संसद और राज्य की विधानसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, कैसे? कानून बना के कितना प्रतिशत आरक्षण हम महिलाओं को देते हैं कानूनी रूप से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। क्या पूछा गया है? एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक इंपॉर्टेंस देती है, महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, उसे क्या कहेंगे आप? नारीवादी, समाजवादी, पितृप्रधान या फिर साम्यवाद? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनेगा पितृप्रधान। क्या बनेगा? ऑप्शन सी, पितृप्रधान। एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक इंपॉर्टेंस देती है और महिलाओं पर पुरुषों की शक्ति हावी हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? पितृप्रधान समाज कहेंगे। यानी कि जहां पितृ सत्ता ही हो, सिर्फ पुरुषों की ही चलती हो, महिलाओं की चलती ना हो। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? ऑप्शन ए, सरकार, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी, संविधान। क्या लगता है आपको? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और बहुत आसान सवाल है, सबका सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखा जाए तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, हमारे देश का संविधान, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया है, जिसके तहत भारत के संविधान का, हमारे भारत देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन समाज सुधारक था? बता दो जल्दी से। ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर जी, या फिर महात्मा गांधी जी, या फिर उपरोक्त सभी? 3 में से कोई एक था या तीनों थे? बहुत आसान है, आंख बंद करके इसका आंसर लगा देना, लेकिन सही लगाना। ठीक है, चलिए
तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी तीनों समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नारीवादी वह पुरुष अथवा स्त्री जो खालिस्तान में विश्वास करते हैं। नारीवादी का कंसेप्ट आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग अधिकार, ऑप्शन बी पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार, ऑप्शन सी पुरुष तथा स्त्री के विभाजन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या लगता है? नारीवादी वह पुरुष अथवा स्त्री जो खालिस्तान में विश्वास रखते हैं, पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग अधिकार, पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार, पुरुष तथा स्त्री के विभाजन की बात करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। क्या लगता है? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, देखा जाए। चलिए, तो इसका सही आंसर है पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार की बात जहां पर हो उसे हम कहेंगे नारीवाद। ठीक है, नारीवाद वह है जो पुरुष अथवा स्त्री के समान अधिकारों की बात करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में क्या पूछा है? औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों के बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी नारीवाद आंदोलन, ऑप्शन सी क्रांतिकारी आंदोलन, या ऑप्शन डी धार्मिक आंदोलन। औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में पुरुषों के बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलन को क्या कहा गया है? सामाजिक आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के पारिवारिक जीवन में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नारीवाद आंदोलन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? भारतीय समाज का स्वरूप आपको कैसे दिखाई देता है? क्या मातृ सत्ता है, या पितृ सत्ता है, या दोनों की सत्ता है, या किसी की सत्ता नहीं है? कैसा है भारतीय समाज का स्वरूप? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, या मातृ और पितृ प्रधान दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखा जाए भाई, सभी को पता होगा भारतीय समाज का स्वरूप पितृ प्रधान है, यानी कि पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुषों की ही बात करी जाती है, पुरुषों के अधिकारों की ही बात करी जाती है। पुरुषों के पास ऑलरेडी अधिकार है, यानी कि उन्हें किसी अधिकार की डिमांड नहीं करनी पड़ती, उन्हीं की सत्ता होती है। परिवार का मुखिया जो है एक पुरुष ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थिति का कारण कौन सा है? निम्न स्थिति यानी कि कम भागीदारी। हम देखते हैं कि भारत की राजनीति में, जैसे कि हमारे देश की पार्लियामेंट हो गई, यानी कि हम हमारे देश की विधायिका की बात करें जिसका काम होता है कानून बनाना, या फिर हम राज्य विधानसभाओं की बात करें, वहां पर हर जगह जो है महिलाओं की स्थिति निम्न दिखाई देती है, महिलाओं की संख्या कम दिखाई देती है, वहां पर कमतर माना जाता है महिलाओं को। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव, ऑप्शन बी महिलाओं में साक्षरता का निम्न अनुपात, ऑप्शन सी महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या लगता है आपको? बताइए जल्दी से, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थिति का कारण कौन सा है? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है उपरोक्त सभी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव है, यानी कि बाहर का जो जीवन होता है, घर के बाहर का, घर की चार दीवारी के बाहर का जीवन जो होता है, उसमें महिलाएं कम एक्टिव हमें दिखाई देती हैं। महिलाओं में साक्षरता का कम अनुपात होता है, कम संख्या में महिलाएं साक्षर पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं। महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात नहीं करती है कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में, हमारे देश की राजनीति में बराबरी से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये सभी कारण जिम्मेदार हैं भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थिति के लिए। ऑलराइट, अगर हम भारत की विधायिका की बात करें, यानी कि मान लो विधायिका में हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 10% से भी कम दिखाई देता है। एक एवरेज बात कही जाए तो 10% से कम दिखाई देता है। वहीं हम राज्य विधानसभाओं की बात करें तो राज्य विधानसभा में भी
राज्य विधानसभा में भी महिलाओं का प्रतिशत 5% से भी कम दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पंचायती राज की बात करें, जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं होती हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो वहां पर कानूनी रूप से महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई हैं, जिसका प्रतिशत लगभग 33.33% है। और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और बिहार, और इसके अलावा 2 और 3 राज्य भी हैं जहां पर महिलाओं को पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। अगर ऐसी ही व्यवस्था हमारे देश की पार्लियामेंट में करी जाए, राज्य विधानसभाओं में करी जाए, यानी कि देश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसी ही व्यवस्था करी जाए, रिजर्वेशन दिया जाए कानूनी रूप से, तो महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को राजनीति में बढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? क्या पूछा गया है? 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? एक आपको ग्राफ मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर के दौरान, जहां पर धार्मिक आधार पर जनसंख्या को पढ़ाया था, और यह कंसेप्ट भी बताया था कि जब हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है तो उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक सवाल आपके धर्म से संबंधित भी होता है, और वहीं से हमें पता चलता है कि भारत देश में किस धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। ठीक, तो ऑप्शन ए है 80.5, 80.5%, ऑप्शन बी 79.8%, ऑप्शन सी 68.8%, ऑप्शन डी 85.5%। भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी प्रतिशत थी? 2001 में पूछा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 80.5, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कम्युनिटी की है? हिंदुओं की है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50% काम हो जाएगा भाई, 30 सवाल है, 15वां सवाल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? कुरूप रूप यानी कि बुरे रूप के बारे में सत्य है। हम सभी जानते हैं कि सांप्रदायिकता एक नकारात्मक अवधारणा है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के बुरे रूप के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक हिंसा, ऑप्शन बी दंगे, ऑप्शन सी नरसंहार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या लगता है भाई, बता दो जल्दी से। सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार या फिर उपरोक्त सभी? देखा जाए, चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार। अब सांप्रदायिकता होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये आती है, सांप्रदायिकता अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, सीधी सी बात है। अगर आसान भाषा में बात कही जाए तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, बाकी के धर्म को अपने से कम या नीचा मानना। और जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो धार्मिक झगड़े होंगे, यानी कि संप्रदाय के आधार पर हिंसा होगी, दंगे होंगे, नरसंहार यानी कि लोगों की डेथ भी होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बता दो जल्दी से। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कितनी दिखाई देती है? 54%, 42%, 56% या 65%? ए बी सी डी, 54, 42, 56 या 65? महिलाओं की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट फॉर वुमेन प्रेजेंट में कितना है? अगर हम प्रेजेंट आंकड़ों की बात करें तो प्रेजेंट में 65% ये हमें दिखाई देता है, और 54% ये लगभग आंकड़ा है, इसके आगे कुछ पॉइंट्स में भी संख्या हो सकती है। 54% 1997 में थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है?
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक सा काम कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी दोनों को मिलनी चाहिए। ऐसा किस अधिनियम के तहत कहा गया है? ऑप्शन ए समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन बी समान काम से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन सी समान लिंग से संबंधित अधिनियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दो जल्दी से, क्या लगता है आपको कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट है इनमें से जो महिला और पुरुष के लिए समान वेतन की बात करता है, इक्वल सैलरी की बात करता है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों अगर बराबरी से काम कर रहे हैं, महिला भी 8 घंटे काम कर रही है, पुरुष भी 8 घंटे काम कर रहा है, जो काम पुरुष कर रहा है वही काम महिला कर रही है, एक ही वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं दोनों, तो दोनों को बराबर काम के लिए बराबर वेतन देना चाहिए, ऐसा समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है। चलिए, तो 17 सवाल हो चुके हैं। जल्दी से मुझे चेक करके बताइए कि बराबर से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो तेजी से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? क्या है? इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? स्वीडन में, नॉर्वे में, भारत में या फिनलैंड में? यानी कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में किस देश में कम दिखाई देती है? बताओ जल्दी से। अभी एक परसेंटेज आपको दिखाया गया था देश की पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। किस कंट्री के बारे में बताया था मैंने वो परसेंटेज? देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, भारत में दूसरे देशों के कंपैरिजन में, जैसे स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड के कंपैरिजन में, हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं की सक्रियता या उनकी एक्टिवनेस कम दिखाई देती है, चाहे वो नौकरी के मामले हो चाहे राजनीति के मामले हो, यानी कि जो सार्वजनिक जीवन के मामले, बाहरी मामले हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी भारत देश में अन्य देशों के कंपैरिजन में कम दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? पूछा गया है हमसे, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? जैविक, सामाजिक अपेक्षाओं, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? जैविक आधार पर, सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखा जाए, चलिए देख लेते हैं। दोनों पर, जैविक आधार पर तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर ही है। ठीक है, महिला और पुरुष जैविक आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। अब होता क्या है कि समाज को चाहिए कि हर घर में, हर एक परिवार चाहता है कि बेटा पैदा हो। ठीक है, कई जगह कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, कि गर्भ में ही एक बेटी को मार दिया जाता है। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल के बराबर फीमेल को नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी नहीं मिलती है। ये सारी चीजें जो है हमें किस चीज को दिखाती हैं? जेंडर अनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक विभाजन को दिखाती हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? क्या पूछा है? लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए, इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद करी है। जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है उसने क्या सार्वजनिक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम है उससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बेहतर हमें देखने को मिली है? या ऑप्शन बी, इसने महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया है? या फिर एक स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी थी? या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? क्या लगता है, ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। आसान है, थोड़ा सा सोचना है, एक बार फिर से रीड करना है, बाकी आसान है। देखा जाए तो इसका सही आंसर है कि इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद करी है। जो लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसका परिणाम यह है कि धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो रही है, जिससे सार्वजनिक जीवन में, बाहर की दुनिया में महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भूमिका हमें थोड़े बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन आवश्यकता है इस परसेंटेज को और ज्यादा बढ़ाने की, कानूनी रूप से इसे मान्य घोषित करने की। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21, सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, राजनीति में विभिन्न समुदायों की भागीदारी। ऑप्शन बी, जब राज्य द्वारा शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। या फिर ऑप्शन सी, साम्यवादी सरकार। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सांप्रदायिक राजनीति, सबसे पहले तो इसके मतलब को समझना होगा कि आखिर संप्रदाय, सांप्रदायिकता क्या कहलाती है, और जब सांप्रदायिकता राजनीति में एंटर कर जाती है तो उसके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं। बस वही आपसे पूछा गया है, बता दो जल्दी से, देखा जाए आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि जब राज्य द्वारा शक्ति का उपयोग, सांप्रदायिक राजनीति को ऑप्शन बी से कनेक्ट करना भाई, जब राज्य द्वारा शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है कि भाई राज्य के द्वारा ही एक शक्ति का उपयोग किया जा रहा है कि बाकी समूहों में धार्मिक समूह की ही प्रधानता हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? सांप्रदायिक राजनीति की वो राजनीति किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित है, यानी कि सही काम नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नारीवादी शब्द का अर्थ क्या है? क्या कहेंगे आप? नारीवादी शब्द का अर्थ क्या है? महिलाओं के विशिष्ट माने जाने वाले गुण, क्या ऐसे गुण जो महिलाओं में विशिष्ट होते हो वो नारीवाद रिप्रेजेंट करता हो? या फिर एक ऐसी विचारधारा जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है? या फिर यह मान्यता कि पुरुष और महिला समान है, या वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं, क्या उसे नारीवादी कहा जाता है? बता दो जल्दी से, नारीवादी है क्या या नारीवाद है क्या? बहुत आसान है, बताइए। कई बार इसकी चर्चा हमने करी है, चैप्टर के दौरान पढ़ाया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ाया है। अभी भी ऐसा ही एक कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें मैंने नारीवाद का कंसेप्ट आपको समझाया था। देखें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है नारीवाद, जो क्या बात करता है? महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और समान अवसरों में विश्वास करता है। सिर्फ ये मान लेने से कुछ नहीं होगा कि महिला और पुरुष समान है, ठीक है, इंसान के तौर पर समान है, ठीक है, इंसान हम भी हैं, लेकिन और इंसान वो भी हैं, महिला भी इंसान है, पुरुष भी इंसान है, लेकिन जो भेदभाव किया जाता है हर एक चीज को लेके, अधिकारों को लेके, अवसरों को लेके, सैलरी को लेके, हर एक चीज को लेके, ठीक है, सार्वजनिक जीवन को लेके, निजी जीवन को लेके, हर एक चीज को लेके जो भेदभाव उनमें किया जाता है, उसको दूर करना ही क्या है? उसको दूर करना और महिला और पुरुष के समान अधिकारों की बात करना, समान अवसरों की बात करना ही क्या कहता है? नारीवाद कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य खालिस्तान परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। इस खाली जगह को आपको भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी पेशेवर। क्या लगता है? आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य खालिस्तान परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। देखें, सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण भी जो है जाति व्यवस्था में भारत में, आधुनिक भारत में काफी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सुधारकों ने तो प्रयास करे हैं, जैसे कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हर एक जाति को इक्वल राइट देने की बात कही है, समानता की बात कही है। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उससे भी आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जाति के आधार पर जो पहले कुप्रथा चल रही थी उस व्यवस्था में अब हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है,
धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। क्या लगता है आपको, कौन सा कथन गलत है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में? देखा जाए, चलिए तो देखें। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट के आधार पर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता बात करता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यानी कि भारत देश का ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है। धार्मिक आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अगर किया जाता है तो उसे सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऑलराइट, तो ये तीनों बातें सही हैं, ये बात गलत है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? 4 मामले आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है। विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम या उपरोक्त सभी। दत्तक ग्रहण यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र या पुत्री को, बेटा या बेटी को गोद लेना, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप? मतलब पारिवारिक कानून से कौन सा मामला संबंधित है या नहीं है या सभी है, ये पूछा है, बता दो जल्दी से। विवाह और तलाक आप जानते हैं, वंशानुक्रम आप जानते हैं। वंशानुक्रम यानी कि एक वंश में जितने व्यक्ति हैं वो आगे अपना वंश बढ़ाते जाएंगे, शासन संभालते जाएंगे, अपने घर की गद्दी संभालते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों बातें ही पारिवारिक कानून से संबंधित होती हैं, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और वंशानुक्रम। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? क्या पूछा है? कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए शैक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार। ऑप्शन बी, महिलाओं को मतदान का अधिकार देना। ऑप्शन सी, उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी, उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार करना। देखा जाए, चलिए तो इसका सही आंसर बनता है कि उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, ठीक है। कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? महिलाएं घरेलू कामों में प्रशिक्षित हैं, उन्हें घर के ही काम सौंपे गए हैं, उसमें उन्हें ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है ना, नारीवाद ऐसी बात करता है। महिलाओं के लिए शैक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार की बात करता है, महिलाओं के मतदान के अधिकार की बात करता है, उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार की भी बात करता है। क्या? नारीवादी आंदोलन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा है? लैंगिक श्रम विभाजन के अंतर्गत मर्द क्या कार्य करते हैं, यानी कि पुरुष क्या कार्य करते हैं? घर के अंदर कार्य करते हैं, घर के बाहर कार्य करते हैं, दोनों जगह काम करते हैं या कहीं भी नहीं करते? किस आधार पर? लैंगिक श्रम विभाजन के आधार पर, यह बात ध्यान देना आप, ठीक है। जो जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा किया गया है महिला और पुरुष में, तो पुरुष क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, यह पूछा गया है। देखें, बहुत आसान है भाई, घर के बाहर। अब आप कहेंगे कि भाई कुछ पुरुष तो खाना भी बनाते हैं, बाहर का काम भी करते हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, लैंगिक श्रम विभाजन के आधार की बात करें, तो महिलाओं का काम होता है घर के अंदर का, पुरुषों का काम होता है घर के बाहर का। तो भाई अब सिर्फ 3 सवाल बचे हैं अपने, 3 सवालों के आंसर बहुत ध्यान से लगाना है आपको, ठीक है। रेडी है सभी? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार है? अगर जाति व्यवस्था टूटती है तो उसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यवसायिक गतिशीलता या फिर उपरोक्त सभी? जाति व्यवस्था के टूटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? देखा जाए, चलिए तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो पुराने समय से जाति व्यवस्था चली आ रही थी, जाति के आधार पर जो भेदभाव करे जा रहे थे, अब उसमें सुधार आया है। क्यों आया है, कैसे आया है? बड़े पैमाने पर शहरीकरण, काम की तलाश में लोग शहरों में जाते हैं, शहरों में ये कोई नहीं देख रहा कि आप किस कास्ट के हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करते थे, बस वहां पर कामों से मतलब रहता है। तो जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ गए, वहां के कल्चर को देखा, तो उनकी जाति व्यवस्था जो है कमजोर पड़ने लगी। साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ, अब हर एक जाति के लोगों को रिजर्वेशन के साथ, यानी कि निम्न जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है, ताकि वो शिक्षा का विकास कर पाए, साक्षर बन पाए, शिक्षित हो पाए।
व्यवसायिक गतिशीलता, यानी कि अब जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, उनके लिए भी हर काम करने के रास्ते खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये सभी कारण जो है, तीनों कारण जो है वो जाति व्यवस्था के टूटने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? अमीर और गरीब के बीच का विभाजन, ऑप्शन बी पुरुषों और महिलाओं के बीच का विभाजन, ऑप्शन सी शिक्षित और अशिक्षित के बीच का विभाजन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखा जाए, चलिए तो इसका सही आंसर बनता है पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, जो दिखाता है लैंगिक विभाजन यानी कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को। आज का आखिरी सवाल, 30वां सवाल ये रहा, धर्म के राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? जब धर्म का प्रयोग पॉलिटिक्स में किया जाए, राजनीति में किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक हिंसा, या राजनीति का सांप्रदायिकरण? क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। धर्म के राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि 30 में से आपके कितने सवाल टोटल सही हैं। ठीक है, फटाफट आपको काउंट करना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्योंकि सेशन एंड हो चुका है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो सेशन तो खत्म हो गया है। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।